देखिए, अगर कोई भी लैपटॉप आप सर्च कर रहे हैं तो आप क्या करिए, सबसे पहले अगर आप पहले आप इस जो बेसिक चीजें उनको समझने की कोशिश करिएगा। बेसिक चीजें जो है वो बताएंगे। जैसे मैंने एक अमेजोन पे एक अभी देखा कि भाई ये डेल का विस्ट्रो जो है 3400, ये 14 इंच, ये 14 इंच जो बता रहा है ये इसकी स्क्रीन डिस्प्ले बता रहा है। तो देखो कई लोग क्या होता है छोटे लैपटॉप यूज करना पसंद करते हैं कि वो बहुत आसानी से उसको लेकर मूव हो सके, बैग में रखें, हल्का होता है, वेट कम होता है, और मतलब वो आप इजिली यहाँ वहां घूमने वाला उनका काम होता है, तो इसलिए वो ज्यादातर। लेकिन जिनका काम क्या है, जैसे बैठ कर एक ही जगह पे रखना है, वो ज्यादा लेकर ट्रेवल नहीं करना है, और तो वो ज्यादा बड़ी स्क्रीन रखते हैं। ठीक है, तो मुझे अगर लेना होता तो मैं ज्यादा बड़ी स्क्रीन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है ऑफिस में रखा रहेगा, वो मेरे को लेकर घूमना नहीं होता, मैं लेकर उस पर रखा, मेरा कोई ट्रेवलिंग जॉब तो है नहीं, मुझे क्लास ही आना और यहाँ से लेकर जाना, तो मेरा डिस्प्ले थोड़ा बड़ा रहता, तो मेरे मतलब हाथ और मेरी आईज के हिसाब से मुझे ठीक ठीक लगता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर कैसा। लेकिन याद रखना, जब भी आप कम साइज का लोगे और अगर आप बड़े साइज का लोगे तो मुझे बताओ महंगा क्या होगा, है ना। लेकिन लैपटॉप में उल्टा होता है, ये टीवी में होता है बेटा, कि जब आप बड़ी टीवी लेते हो तो क्या होता है वो आपको महंगी पड़ती है, लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होता। लैपटॉप आप जितना छोटा लेते हो वो उतना महंगा पड़ता है। ये 14 इंच देख रहे हो, ये आपको थोड़ा सस्ता है, अगर 15 देखोगे और वो और क्या हो जाएगा, और सस्ता हो जाएगा। मतलब कि अंतर क्या है, देखो 14 लिया तो ये तुमको महंगा पड़ गया, 15 इंच लिया तो ये तुमको सस्ता पड़ गया। मतलब कहने का ये मतलब है टीवी में जैसा होता है ना, उल्टा होता है। आप टीवी खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो 32 इंच ले रहे हो तो आप क्या ये सस्ती है, लेकिन 50 इंच ले रहे हो तो ये आपको महंगी पड़ती है। तो यहां पर जस्ट उल्टा हो जाए, क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है, बहुत कम करके कंप्रेस करके एक चीज बनाकर दे रहा है लाइट वेट के साथ, तो वो उसकी कॉस्ट ऐड कर दे रहा है। ठीक है, इसके बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया 11th जनरेशन मतलब ये समझ में आ रहा है कि भाई कुछ जनरेशन आती गई आती गई आती गई। अगर आप पीछे जाओगे, अगर आप बोलोगे कि आप फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर लिया है, दैट मीन्स आपने पुराना कंप्यूटर लिया, फर्स्ट जनरेशन आकर चली गई बेटा, आपकी जनरेशन अपडेट होती जा रही है। आप 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन यहां तक में लेते तो आप थोड़े से अपडेट रहोगे कि भैया हाँ ठीक है। इस जनरेशन का मतलब ये होता है कि वो पीसी जो आप ले रहे हैं वो इतना नॉलेजेबल है कि आज के समय पे जितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो उसको अपने अंडर लाके आराम से चला सकता है। ऐसा कई लोग बोलते हैं कि भैया कई बार ऐसा होता है कि अभी विंडोज में आ रहा है, विंडोज 7 चलता था, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 आ गया। तो अब ये विंडोज क्या है, विंडोज बेटा माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, जो बिल गेट्स, जो दुनिया के टॉप 10 रईसों में से एक है, तो बिल गेट्स की कंपनी का काम ही क्या था, ये जो सिस्टम, जो भी सिस्टम बनाने वाले सिर्फ सिस्टम बनाते हैं, ये सिर्फ हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेसर है उसका वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो दुनिया में दो बड़ी कंपनी है जिनका प्रोसेसर बिकता है, तो इसमें मतलब ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट का रहता है, उसके बाद एक अलग यूजर जो है एप्पल का होता है। तो दोनों के उसमें चेंज होगा। आप जब भी सिस्टम खरीदते हैं तो वो एक सिस्टम जो आप खरीद रहे हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट का क्या योगदान है, आप उसमें जो एमएस वर्ड चला रहे हो, एक्सेल चला रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये विंडोज माइक्रोसॉफ्ट की देन है। इसीलिए बिल गेट्स हर कंप्यूटर पे कमाता है। तुम जितने भी कंप्यूटर खरीद रहे हो वो सारे कंप्यूटर में क्या हो रहा है, बिल गेट्स के पास पैसा जा रहा है। तो इसलिए वो बहुत समय तक दुनिया का सबसे रईस आदमी था। सिस्टम धीरे धीरे करके हाँ डाउनलोड करना पड़ता है, अलग से उसके अलग फीचर है। अगर आप एप्पल का ले लेते हैं तो उसको मैकबुक बोलते हैं, अगर आप एप्पल का लेंगे तो उसका प्रोसेसर अलग होता है। वो बिल गेट्स की जो प्रोसेसर है वो यूज नहीं करता, वो एप्पल अपना खुद का यूज कर, लेकिन एप्पल ने बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए हैं कि अगर आपको एक्सेल वगैरह यूज करना तो उसको डाउनलोड करिए और अलग से ऐप की तरह, जैसे आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं वैसे आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको यूज करिए। तो एप्पल आपको ये देता है। अदर देन एप्पल के जो नए मैक आ रहे हैं उसमें क्या है, उनके खुद के वर्जन है जो आप लाइसेंस वर्जन खरीदते हैं, उसमें वहां पर क्या होता है कि आप फेक वगैरह कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट इंडियन मार्केट में तो सारी चीजें फेक चल रही होती हैं। आप कोई भी चीज, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप उसका बस नॉर्मल कुछ चीजें माइक्रोसॉफ्ट फ्री देता है, जैसे उसमें बेसिक एक्सेल एमएस आपको फ्री दिया हुआ है, लेकिन एक प्रो होता है जिसमें आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। वो ऐसा वर्जन है कि बहुत सारी चीजें उसमें और इजी हो जाती हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हम उसको यूज करते हैं। इसमें आपको एक आईडी बनती है, उसमें आपको पैसे देने होते हैं। हम लोग जैसे सिस्टम पे अपने जो क्लासेस के लिए यूज करते हैं उसमें हम लोग को 5,000 रुपए लगता है साल का, और हम उसमें 3 कंप्यूटर हम उसमें अटैच करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम ये बताते हैं कि भाई हमने इस तरीके से कुछ कुछ चीजें ली हुई हैं और उसको यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रो वर्जन है।
ये डिपेंड करेगा, लेकिन आपका काम बेसिक पे भी हो जाएगा क्योंकि आप स्टूडेंट हो, अभी आप पढ़ रहे हो, आप कोई ऐसा कोई टेक्निकल जॉब नहीं कर रहे हो। अब इसमें समझने की देर है कि भैया 11th जनरेशन हो या ये लोग बोल रहे हैं i5 हो। अब ये i5 लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए, i5 लिखा है, जो ये बोल रहे हैं इसके आगे लिखा है 1135 और ये G7। ये i5 होना मतलब इसका क्या मतलब, i3 ज्यादा अच्छा है या i5 ज्यादा अच्छा है? i5 ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर से ये बात क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा कि आप बोलो अरे i1 i3 i2 ऐसा ये ज्यादा अच्छा है ना, ये तो i7 है तो बहुत नीचे, तो ये नीचे से नहीं जा रहा बेटा, ये ऊपर से देख रहे हैं अपन। तो भाई जितना अच्छा होगा वो जितना रिसेंट होगा, तो ये हो गया i5। ये इसको याद रखने के लिए ऐसे रखिएगा कि iPhone 7 बेटर है या iPhone 10 या iPhone आप अगर बात करो iPhone 13, तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना। तो ये इसका मतलब ये, अगर आप उसको बोलोगे कि भाई 13 तो नया है तो वो नया ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा टेक्नोलॉजी उसके अंदर होगी, नो डाउट। तो ये बताने का मतलब है कि कैसे ये i5 को कनेक्ट करोगे तुम लोग। अब आते हैं तुम्हारा सवाल, क्या भैया हमारे लिए i5 लेना जरूरी है? क्योंकि हम जो ले रहे हैं वो i5 हमको 40 के अबव जाएगा, 50 अबव चला जाएगा, 70 80 के पड़ेंगे वो लैपटॉप। एक्चुअली हाँ देखो ये रेट दिख रहा है आपको 61,000, क्योंकि ये i5 है। तो क्या भैया हमको भी लेना चाहिए? क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं, हमारा क्या काम है ज्यादा। बिल्कुल, लेकिन मैं बोलता हूँ कितना आगे, मतलब लैपटॉप की एक टाइम होता है, 4 साल से ज्यादा तो आप कोई नहीं चलाएगा, 4 साल के बाद आपको चेंज करना ही होगा। ये जैसे आप फोन चलाते हो तो आपका फोन के 2 साल या 3 साल की वो होते हैं, आप यूज करते हो फिर नया फोन लेते हो, है ना। इस तरह तो ये कंपनियां चल रही, क्योंकि सबको मालूम है कि कोई भी ये फिक्स एसेट नहीं है, आप एक बार लोगे फिर टाइम लगेगा 4-5 साल बाद आप नया लोगे। तो जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है तब तक इतना पैसा खर्च करना मतलब ठीक नहीं है। हाँ अगर आपके कुछ और शौक है, जैसे ओम भैया के गेम के भी शौक है, तो अगर इनको गेम खेलना है तो भाई इनके लिए ज्यादा बेटर फिर क्या हो जाएगा, i5। क्यों? क्योंकि भैया जब गेम ये बहुत हैवी इसमें गेम डालेंगे, तो भाई अगर आप GTA वगैरह खेलते हैं, अगर उसके बारे में पता हो, तो उसके लिए क्या होता है कि भाई गेम, अब ये गेमिंग लैपटॉप जो होते हैं इसमें ग्राफिक कार्ड अलग से लगता है, जो ग्राफिक कार्ड होता है उसका एक अलग कॉस्ट होती है, लेकिन ये सपोर्ट बड़े सिस्टम को ही करता है। तो i5 उनके लिए ठीक है जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, जिनका काम सॉफ्टवेयर पे है या गेमिंग उनको ज्यादा पसंद है, तो अपने टाइम पर वो गेम खेलना पसंद करें। वरना अगर आप i3 लेते हैं और एक बड़ा हैवी गेम उसमें डाउनलोड कर देते हैं, चलेगा तो वो, लेकिन हैंग होगा या परेशान हो गया, क्योंकि आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा की चीज उसको यूज करने को बोल रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको i5 की जरूरत नहीं है, आप i3 पर जा सकते हो, आपको पैसे बच जाएंगे, आप i3 में एक कोई भी सिस्टम ले सकते हैं। एक सवाल ये हो गया भैया तो रैम कितनी लें? रैम ये बोलता है कि जो 8 GB दिख रही है इसको हम रैम मानते हैं कि भैया ये इतनी इसकी रैम का काम क्या है ये भी समझते हैं। इसका स्टोरेज नहीं होता, इसका मतलब ये रैम जो है ये आपके सिस्टम को जितना फास्ट बना रहा है, जितने एक समय पे चीजें चल रही हैं, इसका स्टोरेज सिर्फ उसके लिए काम आता है जो ऑपरेशन लेवल पे। रैम का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं सिस्टम पे यूट्यूब चालू करके एक गाना सुन रहा हूं और मैंने उसको मिनिमाइज कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्सेल खोल के उसमें जाकर कुछ काम कर रहा हूं, उसको मिनिमाइज कर दिया, फिर उसके बाद ऐसे करके मेरी बहुत सारी विंडोज खुली हुई है, मैंने किसी को बंद नहीं किया। ये मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं जो एक बार में बहुत सारी चीजें करते हैं, तो उसी टाइम पर कुछ और कर रहे हैं, या हो सकता है एक पिक्चर एडिट कर रहे हैं। अब ये लोग क्या है, या उसी टाइम पर थोड़ा सा उसको साइड करके घर वाले जैसे देखिए इधर उधर हो गए तो गेम खेलने लगे, थोड़ी देर में जैसे हो तो उसको पॉज करके वापस उस काम पे आ गए। ऐसे सिस्टम को थोड़ी हिम्मत चाहिए कि आप इतनी सारी एक्टिविटीज करा रहे हो उससे और वो इतना फास्ट चले। कई बार होता है आप पुराने सिस्टम चलाते हो तो आप गूगल पे सर्च करते हो, क्लिक मारते हो तो वो ऐसे ऐसे घूमता है। एक रीजन होता है कि इंटरनेट प्रॉब्लम है और एक रीजन होता है कि उसका प्रोसेसर स्लो हो, और रैम उसी को ताकत देता है। आप जितनी जल्दी क्लिक करते हो और उतनी तेज फाइल खुल जाए। कई बार होता है आप फोल्डर पे जाते हो क्लिक करते हो, अब वो फोल्डर धीरे 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 करके खुलता है, जबकि उसको इंटरनेट की जरूरत भी नहीं थी, वो तो तुम्हारा फोल्डर है जो उसके अंदर डला हुआ था, लेकिन वो उसको भी रीड नहीं कर पा रहा, उसमें भी उसको टाइम लग रहा है। इस वजह से रैम काम आती है। अगर आप आज की डेट में 4 GB रैम का कोई सिस्टम लेते हैं तो बेटा बहुत कम हो जाएगा, आपको हम कम से कम 8 GB चाहिए। 8 GB इसलिए क्योंकि भैया आपका स्पीड इतनी रहे, नहीं तो सिस्टम लेकर आप परेशान नहीं हो सकते बैठकर कि ये बैठे हैं यार, खुल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, इतनी देर कोई वेट नहीं करता। अब तो उसको चाहिए कि भैया कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए। यही आपके फोन में भी होता है, आपके फोन में भी कुछ रैम्स होती हैं। आप जब भी आप फोन को बहुत ज्यादा वर्क कराते हो तो वो तभी काम करेगा जब उसकी रैम ज्यादा होगी। आगे बढ़ रहा हूं,
हाँ बेटा, आईफोन ये क्यों नहीं बताता, आईफोन का सिस्टम अलग है, मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, फिर आता है कि भैया 1 TB, ये 1 TB का क्या मतलब है, टेराबाइट। जब जीबी कहां तक पहुंच जाती है, 1000 तक, तो इसको 1 TB बोला जाता है। आपका फोन जैसे मेमोरी रखता है, आपका फोन जो मेमोरी रखता है, अगर किसी को लिखना हो तो लिखते जाना है ना, तो आपका फोन जो मेमोरी रखता है वो आपका, अगर आप बोलते हो कि मैं मेरा फोन जो है ये इतने जीबी का है, 32 GB का है, तो 30 GB, फिर उसके बाद आप बोलते हो सिस्टम पे जाते हो, तो कभी कभी वो 512 GB दिखता है, और कभी जब आप बोलते 512 मतलब कि 500 GB तुम्हारा सिस्टम स्टोर कर सकता है, मतलब तुम्हारे फोन के कंपैरिजन उसके अंदर कितनी मेमोरी है। तो मेमोरी ज्यादा होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि आज की डेट में जरूरत है, आप बहुत सारी चीजें, क्योंकि सिस्टम पे अगर मेमोरी ज्यादा रहेगी तो उसको भर, आप मतलब ज्यादा नहीं भरिए, कचड़ा वचड़ा रखने की जरूरत नहीं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन अगर फिर भी आपने कुछ चीजें डाउनलोड कर करके रखी हुई है और आपकी स्पेस खाली है, तो सिस्टम आपका बहुत फास्ट वर्क करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका 512 GB है और आपने 400 GB भर दिया, अब बचा 100 GB है, तो सिस्टम पे अब लैकिंग्स दिखने लगेंगे भैया, अगर आप कुछ कर रहे हो तो बार बार वो क्या करेगा, हैंग करेगा या प्रोसेस में टाइम लगाएगा, ये दिक्कतें आने लगेगी। तो ये नॉर्मल है। हाँ, पेनड्रॉइड वगैरह जो आप यूज करते हो कुछ सही नहीं होती, कुछ वायरस आपने आ करके कोई पुरानी चीजें अगर आप उस पर रन कर देते हो तो ये सब होता है, इसके लिए एंटीवायरस वगैरह होते हैं, इसके बारे में कभी और बताऊं। ग्राफिक के बारे में मैंने बताया, ग्राफिक कार्ड उनको जरूरत है जो गेमिंग एंड ऑल करेंगे, उसके लिए आप लोग के लिए जरूरत नहीं। अगर आपको कोई बोलता है भी सिस्टम वाला कि भैया ग्राफिक कार्ड लगवा लो, तो आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो तो आप बोल सकते हो कि नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन हाँ, जिसको खेलने का शौक है, मैं हर किसी के बारे में सोचता हूँ, तो खेलने का शौक है भाई, वो सिस्टम ले ही इसलिए रहा है कि रात में बैठकर गेम खेले और दिन भर पढ़ाई करे, तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड जरूरी है, वो लगवा ले। विंडोज 10, जो ये 10 बता रहा है, ये आगे आप आगे देखेंगे तो ये बहुत सारे अलग अलग, विंडोज 10, विंडोज 11 भी आ गया है ना। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं यार चलाने में ज्यादा मजा आता है पुराने वाले, क्योंकि उनका हाथ बैठा हुआ रहता है, तो ज्यादातर लोग 10 चलाते हैं। आज भी कई लोग सुनेंगे आपको, आपको बोलेंगे हाँ, मैं 11 नहीं रखता, मैं 10 रखता हूं। मैं खुद भी जैसे मैं 10 रखता हूँ, 11 नहीं रखता, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम पे जब डाउनलोड किया तो उसके बाद वो सिस्टम अपने आप बहुत सारी चीजें अपडेट लेता था, वो जो काम की भी नहीं, मेरे सिस्टम की बैटरी बहुत जल्दी उतर जा रही थी, इस वजह से मैंने क्या किया, वापस उसको विंडोज 10 में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मतलब अच्छा फील नहीं है, हालांकि था अच्छा, कुछ चीजें अच्छी थी, लेकिन शायद मेरा सिस्टम उसके लिए कैपेबल नहीं था, इसलिए मैंने उसको हटाया। ठीक है, तो मैंने भी कोई i5 नहीं लिया, क्योंकि मेरे को जरूरत इतनी नहीं थी, मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मेरे को ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाना और उस पर एक्सेल यूज करना, ये सब चीजें होती है, तो मेरे को जरूरत नहीं थी, तो मैंने i3 ही लिया, मुझे सस्ता पड़ा। आगे बढ़ता हूं, यहां पर बोला कि भाई अब कलर तो आपके ऊपर है, आप जो भी ले, ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये कितने किलो का है, ये बोल रहा है 1.58 किलो का है, तो मतलब ये लगभग 1.5 किलो का सिस्टम है। बाकी इसके मॉडल नंबर दे दिया है, जाकि इस मॉडल नंबर से आप नेट पे सर्च करके उसको कंपेयर कर सकते हो कि फ्लिपकार्ट में कितने का मिल रहा है, अमेजोन में कितने का मिल रहा है, या मार्केट में जाकर फिजिकल मार्केट में जो डेल के ऑथराइज शोरूम है उसमें जाइए, उसमें पूछिए एचपी का जो ऑथराइज शोरूम है। अब ऑथराइज का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे सिस्टम देंगे जो मतलब कंपनी आउटलेट बनाए हुए हैं, कि कंपनी ने इनकी ब्रांचेस खोली हुई हैं, आप ताकि वहां जाकर एक सही और अच्छे सिस्टम लें। वरना कई लोग हमारे यहाँ ऐसे बैठे हैं जो पुराने लैपटॉप को ही क्या कर देते हैं, नया करके पैक वैक करके आपको दे देते हैं, आपको पता नहीं चलता, और आप एक पुराना लैपटॉप खरीद के ले आते हो नए के दाम में। तो ऐसा भी होता है, इसलिए आप हमेशा सही जगह से लें। जैसे अगर आप रिलायंस का जो है, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक या जो पूरा रिलायंस का मार्केट है उसमें आप ले सकते हो, डिजिटल, रिलायंस डिजिटल के नाम से। अगर आप ये जो क्या बोलते हैं अपना गोरखपुर में डेल और एचपी का शोरूम है, ये आपका यहाँ पर भी है, शास्त्री विच पे भी है, तो ये मतलब ये कंपनी के आउटलेट है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं डायरेक्टली। कोई भी ऐसा बंदा जो बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, सब कुछ देता है, तो वो उस पर ज्यादा थोड़ा डाउट करने का मतलब आ जाता है कहानी, क्योंकि वो सही देगा नहीं देगा हमें नहीं पता, तो थोड़ा सा डर रहता है इसको लेकर। तो अगर आप इन सब में आप इतने क्लियर नहीं हो कि आपको नहीं पता चलेगा, आपको कोई लूट सकता है, क्योंकि वो 20,000 का 30,000 का लैपटॉप आपको 60,000 में बेच देगा, क्योंकि वो सेकंड हैंड लेकर उसको नया करके बिल्कुल रेडी करके बॉडी वॉडी चेंज करके आपको बेच सकते हैं। तो नए की बात अलग होगी और उसकी वारंटी एंड ऑल सारी चीजें अलग से कवर होती है। सर्विस सेंटर इसलिए मेनली लैपटॉप पे अगर ज्यादातर अगर किसी ब्रांड की बात करो तो मेरा मतलब हर किसी का ओपिनियन होता है, जैसे मेरा ओपिनियन ये होता है कि डेल और एचपी ये दो मतलब अच्छे होते हैं। बाकी अगर आप बात करते तो हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें सबके अपने अपने, सबके मैंने बोला ना, कंपनी तो इतनी है, फिर बहुत सारी कंपनी बना रही है, लेकिन हर अपने एंड पे उसको सर्च करो और जो तुम्हें ठीक लग रहा है तुम वो करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली चलाना तुम्हें। ठीक है, आगे
अब इसको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है अभी तुम्हारे मन में जो तुम्हें नहीं पता चला या फिर नहीं, एसएसडी को नहीं हुआ, एसएसडी बता देता हूँ, एसएसडी वाला इसमें नहीं कवर हुआ है। तो देखो ये जो आप लोग यहां पर देख रहे हो 1 टीबी जो दे रहा है ये क्या दे रहा है, हार्ड डिस्क देख रहे हो। अब जो हार्ड डिस्क है और जो एसएसडी है इन दोनों में अंतर क्या है, पुराने समय से जो चलता है वो 1 टीबी जो हमारा हार्ड डिस्क है ना वो चलता है। हार्ड डिस्क का मतलब है हमारी मेमोरी, ठीक है। ये बोल रहा है 1000 GB आपके सिस्टम पे रहेगी, लेकिन 1000 GB जो रहेगी ये तो स्टोरेज है। इसको ढूंढने में अब क्या होता है, इसमें ढूंढने में आप उस हार्ड डिस्क में जब भी कोई चीज देखते हो कि पुरानी है तो आप ढूंढते हो, तो उसको ढूंढने में टाइम लगता है, वो ढूंढ कर लाके आपको देता है कि भाई आप जो भी चीज उसको ढूंढ रहे हो आपको बताता है। लेकिन एसएसडी एक इसका फास्ट वर्जन है। हार्ड डिस्क में एक लेंस लगा होता था और एक पूरी हार्ड डिस्क, तो वो ऐसे सर्कुलेट होता था और वो सर्कुलेट होकर क्या करता था, आप जो भी उसमें सर्च कर रहे हो वो उसको ले जाकर ढूंढता था ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के। लेकिन एसएसडी एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो क्या है, आप उसमें डेटा डालते हो कि आप कुछ ढूंढो तो वो इतनी फास्ट करता है कि हार्ड डिस्क का जो टाइम लग रहा था वो अब खत्म हो गया। और हार्ड डिस्क जो है ये आपके सिस्टम को थोड़ा स्लो करता है। लेकिन अगर आपके पास हार्ड डिस्क के साथ एसएसडी है, मतलब ऐसा भी होता है कि आप दोनों चीजें एक साथ ले लो, क्योंकि मेरे को एक सिस्टम लेना था तो मुझे चाहिए था हार्ड डिस्क भी भाई, क्योंकि बहुत सारी मेमोरी है जो मुझे स्टोर करके रखना होता है। मेरी क्लासेस की वीडियो ही है जो मुझे क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना, तो मुझे जगह भी चाहिए थी और मुझे एसएसडी भी चाहिए था क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा फास्ट वर्क करे। अब ये रैम का काम भी यही है तो एसएसडी भी यही कर रहा है क्या, तो बेटा कभी कभी मेमोरी की दम पर भी आपका सिस्टम काम करता है और जितनी फास्ट काम करता है वो इसके पीछे रीजन एसएसडी है, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है और आने वाले समय पे एसएसडी ही चलेगा। तो इनका ये कहना है कि आज की डेट में जो आप 1 टीबी रखते हो अगर अपने लिए मेमोरी, तो उसके साथ एसएसडी भी रखिए। एसएसडी इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जो आने वाले सिस्टम्स है उनको स्पीड चाहिए, कई बार दुकानदार आपको ये नहीं बताएगा और वो 60,000 का अगर एक सिस्टम आपको बेचता है और विदाउट एसएसडी बेचता है तो समझ जाना कि आप एक बहुत आउटडेटेड मॉडल ले रहे हो, क्योंकि आने वाले समय पे एसएसडी का ज्यादा यूज है, इसलिए एसएसडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? शायद अब कोई नहीं बोलेगा कि गर्ल्स को पिंक वाला लैपटॉप लेना चाहिए, ठीक है, खासतौर से आईटेक्स की गर्ल्स को तो नहीं बोल सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? एसएसडी हाँ, मतलब इसी का एक हायर वर्जन, मतलब उसमें काम उसके, तो बेसिक बेसिक चीजें तुम लोग को पकड़ आई। कोई चीज ऐसी जो तुम्हें नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा है कि भैया ये पूछ लेते हैं और कुछ है तो पूछ लो प्लीज। मेगाहर्ट्ज बेसिकली इसके मतलब एक सिस्टम की जितनी पावर है ना, कि वो कितने पावर रखता है, कि कितनी चीजें वो कर सकता है, तो इसको मेगाहर्ट्ज में बोल के बताया जाता है कि भाई ये इतना हाई है, इतना है, इतना है। तो डिपेंड करता है, जैसे अगर कोई इसमें काम करता है, आईटी कंपनी में काम करता है, उनके लैपटॉप जो होते हैं इनको बिजनेस लैपटॉप बोला जाता है, वो थोड़े भारी होते हैं और उनका जो प्राइस होता है वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसा होता है। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि भाई उनका पावर ज्यादा है, सॉफ्टवेयर पे काम करना, उनके जो सॉफ्टवेयर खुले रहते हैं वो इतने बहुत ही ज्यादा मतलब लोड लेते हैं वो, इसलिए उसको चलाने के लिए हायर से हायर सिस्टम चाहिए। और बोलो, डिपेंड करता है हाँ, कभी क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कंपनियां जाती हैं एसबीआई से बोलती हैं कि भैया हम बेचना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अभी सीखना जरूरी है, अभी सीख जाओगे तो आगे जाके काम करना सीख जाओगे। और लैपटॉप्स वगैरह में जितना आप अभी से यूज करेंगे ना बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं आगे जाके आप लोग को यही बताऊंगा कि अपने फॉर्म्स एंड ऑल, अपनी साइड आईसीएसआई की साइड सब आप लोग खुद चलाओ, आप लोग खुद से बननी चाहिए, ठीक है। बोलो क्या बोलो? एनटीएस देख के बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा। और कुछ? इंटेल क्यों लिखा हुआ है, हमेशा इंटेल ही क्यों लिखा रहता है भैया? इंटेल बेटा जो आप ये i3 i4 देख रहे हैं ना, इंटेल एक कंपनी है जिसने क्या किया है, अपनी चिप्स दी है, हर सिस्टम पे उसकी खुद की चिप्स लगी होती है, वो बेचता है। हाँ हाँ, मतलब ये समझ लो कि प्रोसेसर वाली चिप लगी है जैसे, तो वो इंटेल ने बनाकर दी हुई है। अब इंटेल के बाद एक और चीज आई थी, अभी राइजन करके आ गया है, तो वो राइजन क्या हो गया, वो उसने एक नया सिस्टम बनाया, उसने बोला कि भैया हम ये जो i5 i3 ये सब नहीं चलाते, हम राइजन चलाएंगे, और राइजन मतलब ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें कवर करेगा। लेकिन उसको लेकर अभी थोड़े बहुत ड्रॉबैक चल रहे हैं कि उनके सिस्टम आगे जाके फिर कुछ लोग ने बोला कि वो फिर पहले स्पीड देते हैं, बाद में वो स्लो होते जाते हैं, तो ऐसा कुछ चल रहा है।
राइजन, राइजन में ऐसा हुआ है इसलिए लोगों ने, ये सिर्फ मैं वो बता रहा हूं कि जो कमेंट मैंने पढ़े हैं अभी तक जो भी आए। हाँ, एक अगर कोई स्टूडेंट है और अगर वो सिस्टम लेना चाहता है तो उसको एक i3 पर जाए, एसएसडी उसमें हो और 1 TB या मतलब ऐसा कुछ ऐसा हार्ड डिस्क मिल जाए और रैम उसकी 8 GB हो। ठीक है, ये आपकी सबसे बेसिक नीड है, ठीक है, जो आपको मिलनी चाहिए। अब चाहो तो इसके बारे में आपको अलग से भी लिख कर दे दूंगा या बता दूंगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब सिस्टम लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपने पर्सनल पीसी को बिल्कुल अपना पर्सनल बना के रखो। उसको किसी को भी ऐसे मत दो कि वो अपनी पेन ड्राइव लगाए अपना काम करके जा रहा है, फिर वो कोई आए कुछ और डाउनलोड करके जा रहा है, कोई और आ रहा है उसमें कुछ और करके, कोई भी चीज उसमें डाउनलोड करी जा रही है। सबसे पहली चीज यही होती है कि आप सिस्टम को यूज कैसे करते हो। आप जब कोई चीज यूज करते, इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है, आज आपको लूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं, आपके सिस्टम को बर्बाद करने के लिए भी लोग बैठे हुए हैं, आपके सिस्टम में गलत तरीके से एंटर करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो इतनी सारी चीजों में आप एक साइट देखते हो, अब आप एक देखते हो साइट वो ऑथेंटिक नहीं भी है तो भी आप उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करते हो। कई बार सिस्टम वार्निंग खुद दे देता है कि आप इसमें मत जाइए यार, आपको मना किया क्योंकि ये सही नहीं है, और आप अगर एंटर कर जाते हो फिर भी तो वो हो सकता है कि आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करे। और ऐसी बहुत सारी लिंक्स है जो आप बर्बाद कर सकते हैं आपके सिस्टम को, घर बैठे बैठे सिस्टम बंद हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग इनसे बचिए। कोई भी लिंक आपको, ये तो आपके साथ फोन में भी होता है, कोई भी डाल रहा है कुछ भी है तो जाकर देखना, मतलब एक अननोन नंबर से कोई लिंक आ रही है और आप उसको जाकर देखने जा रहे हो, मत देखो, छोड़ दो उसको। वो आपके फोन को खराब कर सकती है, आपके सिस्टम को खराब, इवन आपके जो प्राइवेसी वाले जो डेटास है वो तक उड़ा सकती है। इनसे बचें, और खास तौर से गर्ल्स बहुत ध्यान रखें आप लोग। नॉर्मली आपकी डिग्निटी, आप मेनली आप मतलब जितनी चीजें आप इंटरनेट से जुड़े हुए हो, आप जो कर रहे हैं और आप जो भी चीजें हो रही है, तो याद रखिएगा कि तीसरी आंख है, वो सब वॉच कर रही है। आपको बचना है, संभलना है। हर वो चीज जो अभी, ये सारी चीजें लोग बताते नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं बताते, टीचर्स भी बोलने में डरते, लेकिन मैं नहीं डरता। कोई कांड हो उससे पहले संभल कर चलना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि टेक्नोलॉजी जितनी ऊपर गई है उतनी खतरनाक है, और जिस लेवल पे ये खतरनाक है आपको बहुत सोच समझ के संभल कर चलना है। जो भी चीजें आप करते हो, जो भी चीजें आगे, तो आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए अगर किसी को कोई अलग से टिप चाहिए तो वो अलग से बैठे मेरे साथ, मैं उसको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो आप उसको फॉलो कर सकते हो, कि भैया ऐसी चीजें हैं, ये कर लें, ये कर लें, और जिससे आप बच सकते हो। किसी के भी ऐसी बातों में आना, किसी के साथ किसी बातों पे इन्फ्लुएंस हो जाना, उसके कहने पर वो सारी चीजें करना जो नहीं है ठीक, भाई ये आपके लिए बड़ा खतरनाक। ये मतलब आने वाले समय पे ऐसे केसेस बहुत बढ़ेंगे। साइबर क्राइम इसी लेवल पे इतने सारे केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और ये इतने हो रहे हैं कि आप इंडिया में देखेंगे तो आप, और इसका कोई वो नहीं है, दीन धर्म नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जिससे बहुत जल्दी आप निकल सकते हो। ये मेंटली टॉर्चर है जो आप जिंदगी भर इसका एक घाव आप दिमाग में लेकर घूमोगे। इससे बचो, जितना हो सके उतना बचो। तो ये सारी चीजें क्या है आपको समझना पड़ेगा। सिस्टम लेने के बाद आपको इंटरनेट हैंडल करना सीखना पड़ेगा, कैसे हैंडल करना चाहिए, आपके पासवर्ड्स, आपके लॉगिन्स। कई बार हम बहुत छोटी छोटी गलती करते हैं। आप साइबर कैफे जाते हो, सोचते हो कि मुझे कुछ काम है, अब हालांकि अब नहीं जाता इंसान, मोबाइल में सब कुछ हो जाता है। इंसान जाके वहां पर जाके अपना लॉगिन करता है, मेल आईडी लॉगिन करके, फिर उसके बाद वो उसको अपना जो भी निकालना मटेरियल निकाला उसको छोड़ के आ जाता है उसको लॉगिन। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप अपनी लॉगिन आईडी छोड़कर आ जा रहे हो। वो आईडी जो आपके बैंक से लिंक है, जो आपके फेसबुक से लिंक है, आपके इंस्टा से लिंक है, आपके सारे वो चीजों पे लिंक है जहां पर आपने ये चीज यूज करी, वो मेल आईडी, और आप उसको छोड़कर आ जाते हो। कितना गलत है। अब वो गूगल इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा, लोग इतना नहीं कर पाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर पाएंगे, कंपनीज नहीं कर, टेक्नोलॉजी नहीं कर पाएगी अगर तुम खुद आंख बंद करके चल रहे हो। तो तुम्हें ये बातें समझनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो प्लीज अगर इसको लेकर कोई भी बात है या कुछ भी ऐसा लगता है तो प्लीज एक बार बात करेंगे। टेक्नोलॉजी के बारे में जितनी सारी चीजें उतनी जितनी बताओ उतनी कम है। और कुछ सिस्टम से रिलेटेड आपके पास, जब आप स्टूडेंट के लेवल पे आप रहोगे तो आपको जो चीजें यूज होने वाली है वो आपका मेनली डेटा होता है, जो आप सिस्टम में नोट्स वगैरह रखते हैं वो सारी चीजें होती हैं। वो नोट्स को पढ़ना और सारी चीजें उसको यूज करना और कुछ प्रिंट आउट निकालना, ठीक है ना। मेल करना सीखिए। जीमेल में आप मतलब अगर किसी को अभी तक मेल नहीं, अपने दोस्तों को ही मेल करिए। आप व्हाट्सअप करना बहुत आपको आसान लगता है, फेसबुक में करना मैसेज बहुत है लेकिन मेल करना सीखे। मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली बच्चों बहुत दिक्कत होती है। कई बच्चे, मैं ये नहीं बोल रहा कि देखो आपसे बनता ही होगा, आपको तो सीख जाना चाहिए था, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नहीं सीखा कोई दिक्कत, लेकिन अभी सीखने का टाइम है ना, अभी सीखो।
अगर मैं बता रहा हूं आप मेरे पास बिल्कुल बेसिक चीज भी लेके आओगे ना कि भैया हमें बताइए मेल मेल कैसे भेजना चाहिए, मेल कैसे होगा, मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली। और अगर आपको सबके सामने दिक्कत होती है तो फिर आप अकेले लाओ मेरे पास, मेरे को आओ, मेरे को बताओ, मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, मेल ड्राफ्ट करना एक स्किल्स होते हैं। मेल मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बॉस ने बोला कि ये काम हो जाना चाहिए, आपने लिखा नहीं करूंगा। अबे उसको पूरा बताना पड़ता है कि सर मैं ये काम में व्यस्त हूँ, ये चीजें हैं, ये चीजें मेरी चल रही, ये प्रोजेक्ट मेरा इस दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको हैंडल करूंगा, ऐसी सारी। हाँ मतलब बहुत सारे लोग, अभी बता रहा हूँ ना मैं, जैसे इंटरव्यू के लिए कभी मैं जैसे नॉर्मल एक साइट पे डलवा दिया कि इंटरव्यू से है ना, तो इंटरव्यू के लिए आप अपना रिज्यूम मेल करिए। लोगों ने रिज्यूम कैसा मेल किया पता है तुम्हें? वर्ड में आपने रिज्यूम बनाया और उसको सीधे भेज दिया। मतलब कि वो रिज्यूम मेरे पास आया तो मैं उसमें एडिट कर सकता हूं, सब डिलीट करके जो चाहूं उसमें लिख सकता हूं। क्या रिज्यूम ऐसे भेजना चाहिए? पहले उसको क्या करना चाहिए, पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? उसके बाद उसको भेजो। जिसके पास तुम रिज्यूम भेजते हो ना, वो बंदा तुम्हें नौकरी नहीं देगा ये देखकर, इस बंदे को रिज्यूम भेजते नहीं बनता, इसको नौकरी क्यों दे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें नहीं पता, हमें बताया भी नहीं है ना, किसी ने नहीं बताया है ना। हमने माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, आप ये मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, रिज्यूम बनाया और आपने उसको क्या कर दिया, अपनी कंपनी जहां भी आप जिसको अप्लाई कर रहे हो उसको सीधे फॉरवर्ड कर दिया। अबे वो वर्ड फाइल आपने भेज दी, जैसे उसको पहुंचेगा तो नीचे से ब्लिंक कर रहा होगा कि इसको एडिट कर सकते हो आप। तो जो बड़ी कंपनियां होती है ना, ऐसे रिज्यूम तो छाड़ देती है, बोलती भाई रहने दो, जब इसको इतनी अकल नहीं है तो ये कंपनी में आगे क्या करेगा, छोड़ दो इसको। भाई एक्चुअली ऐसा होता है। तो आपको क्या करना होता है, उस वर्ड फाइल को पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसको जाकर आप क्या करते हैं, सामने वाली कंपनी को मेल करते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। हमें ना रिज्यूम बनाते नहीं बनता अपना, है ना। रिज्यूम बनाएंगे, जब रिज्यूम क्या होना चाहिए, रिज्यूम में वो बातें होती हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपके रिज्यूम के? और रिज्यूम ऐसा नहीं होता कि आपने बस अपने बारे में लिख दिया, हाँ माय नेम इज दिस, माय फादर नेम इज, माय स्कूल नेम इज दिस, आई गॉट इन द परसेंट, बस खत्म। अबे स्किल्स क्या है, स्किल्स क्या है तुम्हारे अंदर? मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे अंदर स्किल्स क्या है, तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हो। चलो एक होमवर्क लिखो फटाफट, होमवर्क लिखो फटाफट। अब मुझे आप लोग का, हाँ जैसे करना, मैं देखूंगा किसका किसका कैसा कैसा रिज्यूम बना। लेकिन याद रखना किस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो आप बोलते हो अपने लिए, अपने लिए आप मानते हो क्या कि आप वाकई अच्छे हो, और जो हो अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो वो लिखो। मेल का नेम ये डिपेंड करता है, ये मतलब कैसे बताऊं, ये सोच के रख लेंगे। आप कहां से हो ये मैटर करेगा। अगर अभी आप जैसे बना रहे हैं रिज्यूम, तो मुझे बताना कि भैया देखो आप लोग डालेंगे जो भी चीजें, उससे मैं ये देखकर खुश हूं कि अरे भाई ये रिज्यूम है इस बंदे का, यार इसने लिखा है अच्छा। आप लोग क्या लिखोगे अभी क्वालिफिकेशन में? 12th पास। मुझे अभी बताओ कि तुम लोग अभी क्या लिखोगे अपनी क्वालिफिकेशन? वो और स्किल्स, हाँ ये स्किल्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी तुम लोग जो लिखोगे ना, जिसकी वजह से तुम जाने जाओगे, समझे ना, कि भैया तुम, हाँ तुम नॉर्मल लिख सकते हो कि आईसीएसआई के स्टूडेंट हो, बात समझ में आ रही है। इंस्टीट्यूट का नाम लिखो प्रॉपर, उसके बारे में, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तुम अपनी लाइफ में अगर आगे कुछ करने वाले हो, जो भी तुम सीखने वाले हो या कुछ कर रहे हो, वो तुम सीख जाओगे उतने दिन में। तो भी ऐसा बनाकर दिखा दो मुझे रिज्यूम कि भैया ये सारी चीजें हैं तुम्हें कुछ स्पेशल स्किल्स ऐसी कुछ जो स्टार दिखाते हैं तुम्हें कि हाँ भाई तुम स्टार हो यार। मतलब अभी तो मैं तुमसे बोलूंगा तुम्हारे बारे में, तुम्हें बताने को यहाँ पे खड़े होगे तो तुम नहीं बताओगे। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।